नमस्ते दोस्तों। आज दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट विषय इस समय आपके पास चर्चा के लिए हैं और मुझे मालूम है कि आप उन विषयों को लेकर तमाम तरीके से अपनी बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी सचेत लोग हैं कम से कम इस बारे में निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। तीन बड़े मुद्दे इस समय भारत में सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय खड़े हुए हैं। इसमें पहला सवाल जो है वो जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का है। दूसरा सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओबीसी को जो कम रिजर्वेशन मिलता है, 27% की जगह सिर्फ 14% रिजर्वेशन मिलता है, इससे जुड़ा सवाल है। ये दूसरा सवाल है जो इस समय एक बहुत बड़े प्रश्न के रूप में पूरे देश की राजनीति को तमाम तरीके से प्रभावित कर रहा है। और तीसरा प्रश्न जो है वो जातिवार जनगणना का है। तो तीनों प्रश्न को समेटने के लिए शायद एक बातचीत काफ़ी नहीं है, तो तीनों पर तीन अलग अलग फेसबुक लाइव आने वाले समय में संभवतः इसमें से एक फेसबुक लाइव मैं आज ही रात में 9:30 बजे के आसपास करूंगा। और इसके अलावा नीट का सवाल, मेरे ख्याल से मैं इस नीट के सवाल पर जो डिटेलिंग है, जो इसका विस्तार है, जो इसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या क्या है, इस पर मैं 9:30 बजे एक बार आपसे आकर फिर से बातचीत करूंगा, क्योंकि ये बहुत करंट सवाल है। दूसरा प्रश्न जो है वो जिन राज्यों में ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं मिल रहा है, जहां पर 50 से 60% ओबीसी आबादी है, इसके बावजूद 27% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, उन राज्यों के लिए जो सवाल हैं ओबीसीज का, लगभग आधी या उससे ज़्यादा आबादी का, ये सवाल कैसे हल होगा, इस पर मैं कल आपसे बातचीत करूंगा। और आज जो मैं आपको आज फेसबुक पर आपके सामने मैं लाइव हूं, इसमें मुख्य रूप से मैं कास्ट सेंसस का जो सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, इसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पूछना हो, कृपया वो अपने कमेंट में ज़रूर पूछें। और जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंस मौर्य, दीपक कुमार, और जैसे अभी एक सवाल आया है कि दलित नेता को ओबीसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के तमाम सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बोदरा साहब, कई सारे लोगों के कमेंट्स ऑलरेडी आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं। रमन राधा साहब का कमेंट है, धर्मवीर यादव जी का एक कमेंट है, तो लगातार मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। एक निवेदन है कि जितने लोग जुड़ चुके हैं अभी, लगभग 300 के आसपास लोग, उनसे एक रिक्वेस्ट मेरा है कि कृपया सबसे पहले आप लोग शेयर का जो बटन है उसको एक बार आप प्रेस कर दीजिए, तो आपके और जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वो भी इसको आप सारे लोग देख पाएंगे। तो कृपया सारे मित्र इसको, जो शेयर का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर लें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो जाहिर है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये बहस महत्वपूर्ण होगी, ये चर्चा महत्वपूर्ण होगी। तो कृपया शेयर का बटन अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर आप एक बार क्लिक कर लें, और उसके बाद हम कास्ट सेंसस के सवाल पर एक डिटेल्ड चर्चा, एक विस्तारित चर्चा रखेंगे, और आप सबके सवालों के जवाब मैं इसमें लेने की कोशिश करूँगा, और और अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी बेस्ट है इसको मैं रखने की कोशिश करूँगा। कास्ट सेंसस पर मेरी एक किताब भी है जो मानक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, और काफ़ी चर्चित किताब रही है, काफ़ी लोग उसको खरीद चुके हैं, और उसका सारा अंक बिक भी चुका है। तो सारे लोग कृपया एक बार शेयर का बटन दबा दें, और आप लोगों की इजाज़त अगर हो तो, और ऑडियो अगर ठीक ठाक आ रहा हो जो आप कंफर्म कर दें, तो अब मैं कास्ट सेंसस पर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये एक जो पूरा वीडियो है ये कॉपीराइट फ्री है, तो कोई भी अगर अपने यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी इसको लगाना चाह रहा है तो उसमें मुझे क्रेडिट देने की या उसके रेवेन्यू में मुझे हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो कास्ट सेंसस का जो सवाल है, आप सब लोगों ने चूंकि अब इसको शेयर कर लिया है अपने, तो अब मैं अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। कास्ट सेंसस का सवाल 2021 में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये सवाल जो है वो सेंसस से जुड़ा हुआ है, और सेंसस भारत में हर 10 साल पर होने वाली एक सरकारी कवायद है, और ये साल जनगणना का वर्ष है। तो 2021, इससे पहले 2011, इससे पहले 2001, इससे पहले 1991, उससे पहले 1981, इस तरह से ये जनगणना की हिस्ट्री है।
और ये जनगणना का वर्ष है, इसलिए जनगणना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर है तो इस सवाल को इसी समय पूछा जाना चाहिए। इसलिए कोई अगर कह रहा है कि जनगणना का सवाल आप इलेक्शन से पहले क्यों पूछ रहे हैं, तो ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ कतई सवाल नहीं है। 2021 अगर इलेक्शन का वर्ष नहीं होता यूपी इलेक्शन का, तो भी इस सवाल को जरूर ही पूछा जाता, क्योंकि ये जनगणना का वर्ष है। चुनाव की तारीख आगे पीछे होती है, जनगणना का वर्ष आगे पीछे नहीं होता है। जनगणना हमेशा अब तक समय पर जो है उसको कराया गया है। 1881 के बाद से जनगणना कभी भी अपने 10 साल के उस जो उसका फ्रेम है उससे बाहर कभी नहीं गई है। अगर ये कोविड का पीरियड नहीं होता तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच भारत में भी जनगणना हो चुकी होती, और अभी का जो टाइम फ्रेम है इसके हिसाब से इस जनगणना को सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना है। तो जनगणना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, ये इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से सबसे अलग सवाल है। इसको हर 10 साल पर होना ही है और इससे जुड़ा हुआ सवाल इस समय पूछा जाना ही है। तो ये एक फ्रेम है जिसके अंदर आप इस सवाल को देखें। जनगणना पर बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपकी एक बेसिक हिस्ट्री, जो खास करके पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, बाकी लोगों के लिए मैं बेसिक इंडियन सेंसस की एक छोटी सी हिस्ट्री आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं 3 से 4 मिनट में। दुनिया के लगभग सारे देश जो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी हैं, वहां पर जनगणना होती है, सेंसस की कार्रवाई होती है। इसका पर्पस बहुत स्पष्ट है कि 10 साल या कहीं कहीं अलग अलग टाइम फ्रेम भी है, आप समाज के बारे में और देश के बारे में सारे तरह के पॉसिबल आंकड़े जुटा लेते हैं और उसके आधार पर आप पॉलिसीज बनाते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन 10 साल में एक बार आप समाज के बारे में तमाम तरह के आंकड़े जुटा लेते हैं। भारत में लोग कहते हैं कि इसकी जनगणना सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुई थी, हालांकि उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ऑब्वियस वजहों से, लेकिन आपको उसके बाद वैशाली के गणराज्यों वगैरह में भी जनगणना हुई है। तो ये एक परंपरा इसकी रही है, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। भारत में आधुनिक पीरियड में पहली जो जनगणना हुई है वो 1878 में हुई है, ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई है। अब ये जो जनगणना थी ये करीब 3 से 4 महीने के पीरियड में अलग अलग हिस्सों में स्कैटर्ड तरीके से, एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से नहीं की गई कार्रवाई के रूप में पहली जनगणना भारत में हुई है 1878, इसको याद रखिए। इसके बाद लेकिन ये जनगणना चूंकि बहुत बिखरी हुई थी, इसमें तमाम तरह के आंकड़े नहीं आ पाए थे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा नहीं आ पाया था, तो ब्रिटिश शासन ने 1881 में पहली बार जो 10 वर्षीय जनगणना है वो शुरू कराई 1881 में। 1881 में जो जनगणना शुरू होती है इसमें कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें सारी जनगणना जो है एक साथ पूरे भारत में कराई गई थी। बहुत सारे नए लोग इसमें अब जुड़ चुके हैं, अब इसमें 450 के आसपास लोग ऑलरेडी हैं। महेंद्र कुमार यादव जी हैं और विनोद मौर्य जी हैं, आप सबका स्वागत, और आप सबसे निवेदन है जो नए लोग जुड़े हैं कि आप इसको शेयर कर लें। तो मैं जनगणना की इस समय बेसिक हिस्ट्री बता रहा हूं, अभी इसका जो जनगणना की पॉलिटिक्स है इसके बियॉन्ड है ये, इसकी हिस्ट्री अगर कोई भी लिखेगा तो इसी तरह से लिखेगा। तो 1881 की जनगणना में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे और पहली जनगणना में आपको रिलीजन का क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था, माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सब मिलाकर 17 क्वेश्चन थे। तो भारत में पहली जो जनगणना 1881 में हुई है उसमें कास्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 1881 में क्वेश्चंस की संख्या 13 घटकर हो गई, लेकिन उसमें भी कास्ट का क्वेश्चन था। तो भारत में जो लगातार इसके बाद जनगणना होती रही उसमें जाति का प्रश्न पूछा गया, धर्म का प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का प्रश्न पूछा गया, जेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, घर कच्चा है कि पक्का है ये पूछा गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। 1881 इसके बाद आपको 1901 तक, मतलब 1881, 1891, 1901 ये जनगणना लगातार होती। 1902 में आप देखेंगे कि शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर नरेश उस समय थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज वो हैं, उन्होंने अपने राज्य में पहली बार जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उनके लिए सरकारी नौकरियां जो हैं, राज्य की जो नौकरियां, उसमें 50% सीटें रिजर्व कर दी। अब ये जो रिजर्वेशन आया
इसके लिए जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, ये सारा डाटा उनको इन्हीं सेंसस के फिगर्स से मिला कि कुल मिलाकर उनको पता चला कि मराठा इतना है, कुंभी इतने हैं, महार इतने हैं, मांग इतने हैं, माली इतने हैं। ये सारा डाटा उनके पास आया और इसके ब्राह्मण कितने हैं और कायस्थ कितने हैं, ये सारा डाटा आया। और इसके बाद उनके पास एक दूसरा डाटा था कि जो कोल्हापुर के सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनका कास्ट का फिगर आया। ये दोनों फिगर जब उन्होंने सामने सामने रखा तो उनको पता चला कि कोल्हापुर की लगभग सारी आबादी, बहुत छोटी सी आबादी, 5-7% के अलावा सारी आबादी जो जिसको आज की तारीख में शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी कहते हैं या डीएनटी या शेड्यूल्ड ट्राइब करते हैं, उनकी है। जबकि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें 90 से 92%, 95% तक एक ब्राह्मण जातियों के और कुछ कायस्थ जातियों के लोग हैं। ये असंतुलन उनको साहू जी महाराज को नजर आया। तो इसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो सारा कुछ इतिहास है आपके पास अवेलेबल है, उसको लेकर काफी बुक्स हैं कि किस तरह से उन्होंने फिर पहली बार उन्होंने आरक्षण लागू किया अपने राज्य में 1902 में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेंसस और कास्ट का सवाल और कास्ट सेंसस का सवाल सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के सवालों से जुड़ा हुआ सवाल है। साहू जी महाराज जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा का भी बंदोबस्त किया, उनकी पहली जो पत्रिका थी मूक नायक, उसके लिए उन्होंने पहला सीड कैपिटल 2000 रुपये, जो उस समय बड़ी रकम थी, वो दिया बाबा साहब को। उन्होंने कहा कि सारे वंचितों का नेता। साहू जी महाराज की विरासत आप जानते हैं कितनी गौरवशाली विरासत है। तो उन्होंने इस कास्ट सेंसस के डाटा का इस्तेमाल अपने यहाँ रिजर्वेशन देने में किया। तो भारत में रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है वो कास्ट सेंसस की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये कास्ट सेंसस की हिस्ट्री का एक पार्ट है। अब इसके बाद जनगणना तो लगातार जारी रहती है। 1911 में होती है, 1921 में होती है, 1931 में होती है और 1941 में भी जनगणना का कार्य शुरू होता है। लेकिन 1941 की जनगणना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कंप्लीट नहीं होती है और उसका जो आंकड़ा है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, टेबुलेट नहीं किया जा सका। इस वजह से इन सारी जनगणनाओं में क्योंकि कास्ट का आंकड़ा है, तो 1931 की जनगणना, इस तारीख को बहुत गौर से आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1931 की जनगणना आखिरी जनगणना है जिसमें कि जाति के आंकड़े इकट्ठा किए गए। आज की तारीख में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस राज्य में इस सीट पे इतने ब्राह्मण हैं, इसमें यहाँ इतने कायस्थ हैं, इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, इनके पास कोई डाटा नहीं है, इनके पास कोई भी इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फिगर नहीं है। ये सब कुछ 1931 के आंकड़े के आधार पर, और उसको चूंकि बहुत कम लोग देखते हैं तो बना के वो अपने ढंग से अपने अपने कास्ट, अपने अपने संख्या बढ़ाकर, जो लिखने वाला होता है रिपोर्टर, वो अपनी जात की संख्या बढ़ाकर वो बताता है। और तमाम अगर दावों को माने तो हर कंस्टिट्यूएंसी में हर जात अपनी दूसरी दोगुनी संख्या में मौजूद है, क्योंकि सबका क्लेम इस तरह से है। तो 1931 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है जिस समय की आखिरी जनगणना होती है जिसमें कि कास्ट से जुड़े हुए सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1878 फिर 1881 एक महत्वपूर्ण साल है जिसमें कि हर 10 साल की जनगणना शुरू होती है। फिर 1901 तक की जनगणना होती है जिसके आंकड़ों के आधार पर भारत में पहली बार रिजर्वेशन लागू होता है। फिर 1931 का वर्ष आता है जिसमें कि जनगणना जो है वो कास्ट के आधार पर उसमें आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जो आखिरी जनगणना है जिसमें कि हर जाति को गिना गया है, हर कास्ट को गिना गया है, इसमें किसी जात को छोड़ा नहीं गया है। और उसके आंकड़ों का आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 1931 की जनगणना अवेलेबल है। वेबसाइट पर भी आप ढूंढेंगे 1931 की जनगणना, तो थॉमस पिकेटी ने, जो पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो ये जनगणना की रिपोर्ट आपको 1931 की जनगणना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उसी के आधार पर भारत में अब भी पॉलिसी बनती है। अब 1931 मैंने आपको बताया, अब 1941 में मैंने आपको बताया कि क्यों कास्ट की गिनती होने के बावजूद जनगणना की रिपोर्ट क्यों कंपाइल नहीं की गई, उसको क्यों टेबुलेट नहीं किया जा सका। और उसके बाद का वर्ष आपको 1941 के बाद 1951 आता है। अब 1941 से 1951 के बीच में भारत आज़ाद होता है, भारत में संविधान लागू होता है और भारत में पहली कैबिनेट बन जाती है। अब 1951 की जनगणना होनी है। 1951 की जनगणना में भारत की सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार है, वो ये फैसला करती है कि जनगणना के बाकी सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जो कास्ट का सवाल है इसको हम नहीं पूछेंगे। 1951 पहली जनगणना है भारत के जनगणना के इतिहास में जिसमें सरकार ये फैसला करती है कि हम जनगणना से जुड़ा हुआ कोई जाति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न इस जनगणना में नहीं पूछेंगे। इसके पीछे तर्क क्या था?
तर्क उस समय की सरकार का ये था कि हम एक मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें जा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं, नए समय में जा रहे हैं, नए लोकतंत्र में जा रहे हैं। तो कास्ट का जो क्वेश्चन है इसको हम पीछे छोड़ देते हैं। हम मान के चलते हैं कि अब एक नागरिक की पहचान है, जो भारतीय पहचान है, वो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होगी और कास्ट की पहचान धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। तो हम कास्ट की गिनती नहीं करते हैं। तो 1951 में भारत सरकार के इस फैसले के बाद भारत में कास्ट सेंसस का चलन बंद हो जाता है। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें आपको मैं अपने ही सेंटेंस का एक क्वालिफायर दे रहा हूं। भारत सरकार ने यह फैसला किया तो कि कास्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कास्ट की गिनती बंद हो गई। सरकार ने फैसला किया कि एससी और एसटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। हर जो जनगणना का कर्मी आएगा वो जाएगा, ये प्रश्न पूछेगा कि आप एससी एसटी हैं कि नहीं है, और उसके बाद उनकी कैटेगरी पूछी जाएगी। तो जाति की जनगणना भारत में कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। एससी एसटी की गिनती अभी भी होती है और इस साल जो जनगणना होने वाली है इसमें भी एससी और एसटी का सवाल पूछा जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आप कास्ट का क्वेश्चन पूरी तरह से आप सेटिसाइड नहीं करते हैं, आप सेलेक्टिवली कास्ट का सवाल पूछते हैं। तो अब आपको ये चौथा वाटरशेड ईयर है जबकि जनगणना से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव हो जाता है और सारी जातियों की गिनती बंद हो जाती है 1951 में। इसके बाद 1951 आता है, फिर 1961 आता है, 1971 आता है। इस बीच में एक चीज और हो जाती है, जो संविधान में आर्टिकल 340 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक केंद्र सरकार जो सरकार है वो एक आयोग का गठन करेगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का पता लगाएगी और उनसे जुड़ी हुई नीतियां बनाएगी। 340 आर्टिकल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो उनको देखना चाहिए कि आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उससे जुड़ी हुई डिबेट आप देखेंगे तो 340 बाबा साहब ने कितना एफर्ट किया। और बाबा साहब का बल्कि आप और ज़्यादा कुछ मत देखिए, बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर जो हर जगह मौजूद है, उनके वॉल्यूम में भी और वेबसाइट पे भी, उसको पढ़िए। बाबा साहब ने अपने रेजिग्नेशन की जो 3 वजहें बताई थी उसमें से दूसरी वजह जो है वो वजह बताते हैं कि हमने आर्टिकल 340 तो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, मैं लॉ मिनिस्टर हूं और मैं इस लॉ मिनिस्ट्री में रहते हुए भी ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई सरकार की पॉलिसी है उसको मैं बना नहीं पा रहा हूं, सरकार गठन नहीं कर रही है पिछड़ा वर्ग आयोग का और इसकी वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। तो बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के लिए इस्तीफा दिया। हिंदी कोड बिल इसकी दूसरी वजह थी। तो बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इस्तीफा दिया है। जो 3 वजह हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं। बाबा साहब का रिजिग्नेशन लेटर कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपा हुआ है, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है और देख सकता है कि उन्होंने आर्टिकल 340 और ओबीसी के लिए क्या किया है। बाबा साहब ने, कोई भी अगर प्रश्न पूछे आपसे कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो आप कहना चाहिए कि आप बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए। उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया ओबीसी के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो उनकी कल्पना में सारा देश था। वो अपनी जात या शेड्यूल कास्ट या इससे और या मुसलमान तक सीमित नहीं थे या माइनॉरिटी तक, वो सबको साथ लेकर चलने की उनकी परिकल्पना थी। खैर, जनगणना पर लौटते हैं। तो इस बीच में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है काका कालेलकर के अध्यक्षता में, और वो ऐसी रिपोर्ट देता है जिसकी वजह से ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाता है और उनके पास जाति का आंकड़ा नहीं अवेलेबल है, तो किसी तरह से घुमा फिरा कर एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग इस बीच में बनता है और जनगणना न होने के कारण कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता है। अब इसके बाद एक वर्ष आता है जनगणना का 1981 का। इस बीच में एक चीज और होती है कि जनता पार्टी की देश में सरकार बनती है, कांग्रेस इंदिरा गांधी हारती हैं और जो मोरारजी भाई और उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इस सरकार ने एक फैसला किया कि हमको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना है। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, बीपी मंडल उसके चेयरपर्सन बनते हैं और इसको मंडल कमीशन के नाम से देश जानता है, जिसकी वजह से इस देश में आज की तारीख में करीब करीब समझिए कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है ओबीसी को मंडल कमीशन की वजह से, और करोड़ों से ज़्यादा विद्यार्थी इस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो मंडल कमीशन का योगदान है 340 आर्टिकल से जो निकला है। तो मंडल कमीशन का गठन होता है, मंडल कमीशन अपना कार्य शुरू करता है और मंडल कमीशन का कार्य
अगली सरकार तक जाता है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और इंदिरा गांधी का हमें इस बारे में शुक्रगुजार होना चाहिए कि मंडल कमीशन को वो भंग नहीं करती हैं और उसको वो होने देती हैं। प्रोएक्टिवली कांग्रेस ने मंडल कमीशन का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें काम नहीं किया, लेकिन होने दिया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में बिल्कुल शुरुआत के ही 2-3 पन्ने के अंदर आप देखेंगे तो बीपी मंडल ये लिखते हैं और मंडल कमीशन ये लिखता है कि जाति जनगणना नहीं होने की वजह से हमारे पास जातियों के आंकड़े नहीं थे और इस वजह से हमें इस रिपोर्ट को लिखने में काफ़ी दिक्कत हुई। हमारे पास ठोस आंकड़े नहीं थे, हमको 1931 के आंकड़ों के आधार पर काम करना पड़ा, कई सारे छोटे मोटे सर्वे के आधार पर काम करना पड़ा, क्योंकि आपके पास ओबीसी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर पॉलिसी तो है लेकिन पिछड़ा वर्ग के आंकड़े नहीं हैं। मंडल कमीशन ने यह सिफारिश की कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें आपको जो तमाम जातियों के आंकड़े आपको इकट्ठा कर लेने चाहिए, जाति की जनगणना करानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण है। 1878, फिर 1881, फिर 1931, फिर 1951, फिर आपको 1991 का वर्ष आता है। तो 1991 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि जाति की जनगणना करा लेने का एक मौका था, जिसमें कि जाति की जनगणना कराई जा सकती थी। लेकिन उससे ठीक पहले वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट का वो हिस्सा लागू करते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा और पूरे देश में बहुत उथल पुथल मचती है और 1991 की जनगणना में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कास्ट का सेंसस कराया जा सके। तो 1991 आपका फिर निकल गया। ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, मैं आपको एक एक हिस्टोरिकल ईयर और उसका इपॉक बता रहा हूँ कि किस तरह से दिस थिंग प्रोग्रेस्ड एक्चुअली। तो इसके बाद का आपका पीरियड आता है 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना में ये संभव था कि जाति की जनगणना करा ली जाए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार मान चुकी थी और ये सरकार का मैंडेट था कि जाति की जनगणना इसके बाद आपको करा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें आती हैं। एचडी देवेगौड़ा की सरकार अपने छोटे से कार्यकाल में कैबिनेट की एक बैठक करती है और ये फैसला करती है कि अगली जो जनगणना होगी 2001 की, इसमें हम कास्ट का सेंसस करेंगे। ये कैबिनेट का फैसला हो जाता है। भारत सरकार का फैसला भारत सरकार का फैसला होता है, चाहे वो बदलती रहे, कोई और सरकार आए जाए। तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि कास्ट सेंसस होगा। ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट्स पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन 2001 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाती है। याद कीजिए, 13 दिन की एक सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिस सरकार को मालूम है कि हमारा पतन हो जाना है, क्योंकि बहुमत उस सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुला लिया जाता है। 13 दिन की सरकार कुल मिलाकर सिर्फ 8 फैसले करती है, जिसमें एनरॉन का फैसला है, दाभोल पावर प्लांट का, और कई सारे और फैसले हैं। उन फैसलों में, कुल 8 फैसलों में एक फैसला यह है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर कितना सतर्क है और कितना अलर्ट है, और उसको लेकर उसका कितना विरोध है कि जो सरकार 13 दिन के लिए आई है वो सरकार भी ये फैसला करके जाती है कि हमको कास्ट का सेंसस नहीं कराना है। वाजपेयी की सरकार ये फैसला करती है और देवगौड़ा सरकार के फैसले को पलट देती है। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे भारत के, और उन्होंने ये फैसला किया कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। सेंसस हमेशा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इस तरह से 2001 का भी वर्ष निकल गया। तो आपको देखिए कि मंडल कमीशन के बाद, वो जनगणना के बाद जनगणना होती जा रही है, उसके बगैर आपको पॉलिसीज बनते जा रही है। ओबीसी डेवलपमेंट फंड आ गया, केंद्र सरकार ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए राज्यों को पैसा दे रही है, लेकिन ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं, ओबीसी के कितने हैं पता ही नहीं है। किस राज्य को ओबीसी का कितना पैसा देना है कोई जानकारी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आज भी नहीं है। ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप देनी है आपको नहीं मालूम, क्योंकि ओबीसी के कितने विद्यार्थी हैं आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है अभी तक कि ओबीसी कितने हैं और उसके में कितने ग्रेजुएट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कितने लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, कुछ भी नहीं पता है। तो पॉलिसीज पर पॉलिसीज बनी जा रही हैं, लेकिन बगैर आंकड़े के। मतलब जैसे आप एक समझिए कि एक टनल में आप हैं, एक सुरंग में हैं जिसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन आपको चलना है। तो ये 2001 का वर्ष है, ये भी निकल गया। मैंने आपको बताया किस तरह से वाजपेयी गवर्नमेंट की वजह से, वाजपेयी के समय में ही वो जनगणना होती है 2001 की, उस समय वाजपेयी जी की सरकार। इसके बाद की जनगणना आती है 2011 की। 2011 में हम जाति जनगणना के सबसे करीब पहुंच गए थे, जिस समय की जाति की जनगणना हो सकती थी। 2011 को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रम सरोज जी, कुलकमल यादव जी, अरविंद यादव जी,
सुरेश, गुरदीप कुमार जी, इन सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सकें। और आपके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लगातार, इसका मैं जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। सारे क्वेश्चंस अब इस समय मेरे पास हैं। वीरेंद्र भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश कुमार जी, आप सबके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इस बातचीत के आखिर में उनका जवाब मैं दे सकूँ। तो ये जो 2011 का वर्ष था, इससे पहले भारत में ओबीसीज के अंदर में, क्योंकि देख रहे थे, ओबीसीज देख रहे थे कि लगातार पॉलिसीज बनने में दिक्कत हो रही है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही हैं, ओबीसी को बैंक का लोन नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल, ओबीसी बिजनेसमैन को बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, ये सारे सवाल उठने लगे थे, खास करके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, जहाँ पर ओबीसी की चेतना बहुत ज़्यादा है, केरल में, फिर आपको एक लेवल तक महाराष्ट्र में, जहाँ ओबीसी बहुत जागरूक हैं। इन सारे राज्यों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य भी हैं, यहाँ से ओबीसी के सेंसस की मांग उठने लगी थी बहुत एग्रेसिव तरीके से, जोरदार तरीके से। तो इसको लेकर पार्लियामेंट में एक बहस आयोजित होती है 6 और 7 जून 2010 में, और इसमें 40 के आसपास, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर 42 है, इतने वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी। 2 दिन पूरी बहस चलती है, लगभग 10-10, 12-12 घंटे की बहस है, और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टावरिंग, बहुत दिग्गज पार्टिसिपेट करते हैं। आपको इसमें लालू यादव पार्टिसिपेट करते हैं, गोपीनाथ मुंडे पार्टिसिपेट करते हैं बीजेपी की तरफ से, सीपीएम की तरफ से रामचंद्र दोम पार्टिसिपेट करते हैं, शरद यादव इसमें पार्टिसिपेट करें इस बहस में, हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, आपको संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस की तरफ से, सारी पार्टियां, आपको बीएसपी की तरफ से दारा सिंह चौहान थे इसमें, सपा की तरफ से इसमें आपको मुलायम सिंह यादव, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारे नेता के 40 अलग अलग जो नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 6 और 7 जून की आप पार्लियामेंट की अगर कार्यवाही वेबसाइट पे देखेंगे, लोकसभा की साइट पर, तो आपको दिखेगा कि इसमें हर नेता ने, हर वक्ता ने कास्ट सेंसस का सपोर्ट किया, और भारत में पहली बार लोकसभा के अंदर में कास्ट सेंसस कराने पर आम सहमति बन गई। अब जब आम सहमति बन ही गई तो मनमोहन सिंह ने, उससे पहले आपको यूपीए की मीटिंग होती है जिसमें सोनिया गांधी कहती है कि कास्ट सेंसस हमें कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। इसके बाद मनमोहन सिंह इसकी घोषणा करते हैं लोकसभा में आके कि लोकसभा की जो भावना है, हाउस का जो सेंस है, इसके हिसाब से सेंसस से जुड़ा हुआ फैसला कराया जाएगा। तो सारे लोग निश्चिंत हो गए। इसमें बहुत, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जमीनी काम किया है, जैसे जनहित अभियान जैसे संगठन है, भाई राजनारायण है, इन सारे लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे सेमिनार कराए। महाराष्ट्र में आंदोलन चला कि अगर जाति की जनगणना नहीं होगी तो हम जनगणना कर्मियों को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तमाम तरह के आंदोलन इस बीच में चले, और आपको खास करके साउथ में तो बहुत इसको लेकर बहुत एग्रेसिव किस्म का मूवमेंट चला। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों को लेकर सचेत लोग हैं। तो पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बन जाता है, और लगता है कि 2000, ऐसा समझ में आया हम सारे लोगों को कि 2011 में जाति की गिनती होगी। हम सारे लोग बेफिक्र थे कि हो गया, सरकार का फैसला हो गया, अब संसद से ऊपर क्या है इस देश में। लेकिन संसद से ऊपर इस देश में एक और चीज़ है, वो है इस देश में कास्ट की सत्ता, सामाजिक सत्ता। बहुत सारे फैसले होते हैं सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, जो लागू नहीं होते हैं क्योंकि समाज की सत्ता उसके खिलाफ होती है। और जो समाज की सत्ता है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, इन सारे इंस्टीट्यूशन के जरिए रिफ्लेक्ट होती है। तो मीडिया ने इसके बाद कास्ट सेंसस को के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाना शुरू किया, और ब्यूरोक्रेसी उसमें एक्टिव हुई। जो उस समय सेंसस कमिश्नर थे चंद्रमौली साहब, उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट भेज दी कि हम नहीं करा पाएंगे, संभव नहीं है। चिदम्बरम साहब उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हाँ लगता तो है कि नहीं हो पाएगा। वित्त मंत्री थे उस समय प्रणब मुखर्जी, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया विचार करने के लिए, भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इन सारे लोगों ने षड्यंत्र करके, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस पर ये पाप है उन पर कि उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी 2011 में, जबकि इसको लेकर उनके पास कंसेंसस था, आम सहमति थी, कोई विरोध नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी कांग्रेस की सरकार ने उस समय, और उन्होंने यह फैसला किया कि 2011 की जनगणना में कास्ट की गिनती नहीं करते हैं, कास्ट के लिए एक अलग से सेंसस करा देते हैं। इसके लिए उन्होंने 3000 करोड़ का बजट भी सेंसन कर दिया। और जो बीपीएल सेंसस उस समय चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कास्ट को भी बीपीएल सेंसस के साथ, सर्वे के साथ करा लेते हैं। अब सर्वे और सेंसस अलग अलग तरह की चीज़ है, जाहिर है, लेकिन कांग्रेस ने ये काम किया और उन्होंने भारत में जाति की जनगणना नहीं होने दी, और एक
फर्जी किस्म की गिनती का एक सिलसिला शुरू कर दिया और त्रिपुरा के एक गांव से उन्होंने इस सेंसस की शुरुआत कर दी, जिसमें कि कोई टाइम लिमिट नहीं थी। भाई सेंसस में होता तो 28 दिन में पूरा हो जाता। 1 फरवरी को शुरू होता, 28 फरवरी को जनगणना खत्म हो जाती। 28 दिन में आपके आंकड़े आ जाते, दूसरे साल से आपके पास आंकड़े आने शुरू हो जाते। इन्होंने एक ऐसी जनगणना शुरू करा दी जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होते थे, जिसको सेंसस एक्ट 1948 से के अंदर भी नहीं रखा। इसकी वजह से आप इसमें शिक्षक नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। जो मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत यह है कि सेंसस और इलेक्शन के अलावा किसी काम में आप सरकारी शिक्षक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने शिक्षकों को इन्वॉल्व नहीं किया। आपने ये काम किनको दे दिया? आंगनवाड़ी वर्कर को, एनजीओ वर्कर को, प्राइवेट कंपनियों को, लोगों को आपने लगा दिया कि सेंसस करके आओ। अभी एक आदमी, आप समझिए कि यूपी में कानपुर का एक आदमी है, वो गोरखपुर में जाके सेंसस कराया। वही शिक्षक जब जनगणना करता है तो अपने जिले में, अपने इलाके में जाता है, उसको पता होता है कौन क्या है। अब बाहर का एक आदमी, एनजीओ का कर्मी, आंगनवाड़ी का कर्मचारी, इन सबको भेजकर कांग्रेस की सरकार ने जनगणना शुरू करा दी। उसका बजट लंबा होता चला गया, साल दर साल खींचते चला गया। इस बीच में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आ गई। अब मोदी जी की जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि यस सेंसस चल रहा है, होने देते हैं। अब 1 साल उनका भी निकल गया। अब इसके बाद उन्होंने तमाम जनगणना कहा कि अब जनगणना तो पूरी हो गई, कितना खींचते उसको। 5 साल तक जनगणना चलती रही, जो काम 28 दिन में पूरा होता है। आप समझ रहे हैं कितना षड्यंत्र इसके पीछे है। तो इसके बाद अब आंकड़े आ गए। अब अरुण जेटली एक दिन अचानक से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जाति की जनगणना तो हो गई है, लेकिन उसमें 9 करोड़ गलतियां आई हैं और 43 लाख जातियों की लिस्टिंग हो गई है। अब इस जनगणना का हम क्या करें? तो जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी। तो लेकिन अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, 4,893 करोड़ रुपए एग्जैक्ट अगर फिगर आपको बताऊं तो 4,893 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जनगणना हो गई, लेकिन आंकड़े तो जारी नहीं हो सकते क्योंकि 9 करोड़ गलतियां हैं और 43 लाख जातियां और गोत्र के नाम आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो नीति आयोग है उसके डिप्टी चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया की एक कमेटी बना देते हैं। ठीक है भाई साहब। तो अरविंद पनगड़िया की कमेटी बन गई। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बना देते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब बाकी 3 कमेटियों में तो बाकी 2 मेंबर की घोषणा करनी पड़ेगी। तो मोदी सरकार ने बाकी 2 कमेटी के मेंबर की घोषणा कभी की ही नहीं। 2 साल बाद अरविंद पनगड़िया साहब दरअसल आए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, कि भारत की इकोनॉमी को चलाएंगे। इसका जिम्मा संभाला था। भारत की इकोनॉमी जब गिरने लगी, अस्त व्यस्त होने लगी, तो अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग का काम छोड़ के वापस अपनी नौकरी में चले गए। भाई अपनी नौकरी बचाओ। नीति आयोग के चक्कर में पता चला बदनामी भी होगी दुनिया भर में कि अर्थव्यवस्था संभली नहीं, डिमोनेटाइजेशन वगैरह हो गया है, जीएसटी वीएसटी होने की वजह से अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, तो कोलंबिया भागो। अब अरविंद पनगड़िया साहब, जिनको जिम्मा था कि कास्ट सेंसस की गड़बड़ियों को ठीक करके सेंसस की रिपोर्ट जारी करनी है, अरविंद पनगड़िया साहब वापस भाग गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और पनगड़िया कमेटी की कोई बैठक हुई नहीं, एक भी बैठक नहीं हुई, क्योंकि बाकी 2 सदस्यों के नाम मोदी साहब ने अनाउंस ही नहीं किए थे। तो उसके बाद एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज आती है, जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है, कास्ट सेंसस का 4,893 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब इससे जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा नहीं आएगा। तो ये मतलब जाति जनगणना की मांग पर भी इन्होंने 4,893 करोड़ रुपए खा लिए और एनजीओ को बांट दिया, हैंड हेल्ड डिवाइस खरीद लिए जिसको बाद में फेंक दिया गया, और कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ का इसमें घोटाला भी हो गया और आंकड़े भी नहीं आए। तो 2011 की जनगणना इस तरह से आपकी खराब हो गई। अब 2021 आ गया। अब इसके बाद का समय आखिरी जनगणना। इसमें एक इससे पहले 2018 में, क्योंकि 2019 में आपको चुनाव होना है, 2019 में चुनाव से पहले एक दिन राजनाथ सिंह अचानक से एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि अगली जो जनगणना होगी उसमें हम ओबीसी की गिनती कराएंगे। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप राजनाथ सिंह और ओबीसी सेंसस डालेंगे अगर गूगल सर्च में तो वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, सिलिकन इंडिया एक्सप्रेस, हर जगह रिपोर्ट हुई है। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना तो हम कराएंगे जी। बहुत अच्छा, आपको चुनाव से पहले ओबीसी को लुभाना था तो आपने बोल दिया। अब 2019 का चुनाव आपने जीत लिया और नरेंद्र मोदी ने अपनी हर तीसरी सभा में कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच हूँ। प्रियंका गांधी मुझे नीच क्यों कहती है, मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूँ तो क्या मैं नीच हूँ, मैं पिछड़ी माँ का संतान हूँ, ये करने लगे मोदी साहब अपने हर तीसरे चौथे भाषण में। तो ये करते हुए और ओबीसी सेंसस हम कराएंगे और ओबीसी
आयोग को हम संवैधानिक दर्जा देंगे वगैरह वगैरह करके इन्होंने 2019 का चुनाव सांप्रदायिक माहौल में पुलवामा के बाद एक राष्ट्रवाद का उभार करके और ये ओबीसी का सवाल और ओबीसी का कि हम ही असल में हैं करके उन्होंने चुनाव अपना निकाल लिया। अब इसके बाद 2021 में जनगणना सामने आ गई। अब भाई कराना पड़ेगा, ओबीसी का सेंसस आपने अनाउंस किया है, भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने अनाउंस किया है, तो आपको कराना चाहिए। लेकिन अब 2021 का जो क्वेश्चनर हम सबके सामने है उसमें हम देखते हैं कि जनगण जाति का कॉलम फिर गायब। अब लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तो सरकार के मुंह अब सिल गए हैं, जिप, मतलब अब कुछ नहीं बोलना है इस बारे में, चुपचाप। अब इस तरह से आप देखेंगे तो 2021 में भी जनगणना नहीं होगी। ओबीसी से रिलेटेड रिजर्वेशन से लेकर ओबीसी डेवलपमेंट फंड, ओबीसी स्कॉलरशिप, ओबीसी का राज्यों को दिया जाने वाले विकास का पैसा, सब कुछ होगा। ओबीसी से रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी। इस बीच में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी पॉलिसीज बन गई कि 10% रिजर्वेशन देंगे। अब किसी राज्य में जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जातियां आती हैं या जो वर्ग आते हैं उनमें किसी राज्य में 3% है, किसी में 5% है। वहां आपने केंद्र सरकार ने धक्का लगा के हर राज्यों में 10% रिजर्वेशन लागू करवा दिया। अब जैसे तमिलनाडु में 3% है अपर कास्ट, वहां जब कहा गया कि वे 10% रिजर्वेशन दो, तो तमिलनाडु सरकार, उस समय एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं दे सकते और डीएमके ने विरोध कर दिया। तो तमिलनाडु में आज भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं है, आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो किसी जगह कहा हमने यहाँ 3% है, किसी ने कहा 4% है, आप कैसे 10% आरक्षण दे दें उनको। छत्तीसगढ़ में 3 से 4% अपर कास्ट के लोग होंगे, और वहां उन्होंने 10% रिजर्वेशन लागू कर दिया ईडब्ल्यूएस का। तो ये अगर आंकड़े होते तो आप ये आरक्षण नहीं लागू कर पाते। तो ये इन आंकड़ों के बगैर पॉलिसीज बन रही हैं। आप देखिए, मतलब जस्ट सी द ऑडासिटी ऑफ द सिचुएशन। They have policies for OBCs, they have policies for upper caste, but they don't have any empirical data to support these policies. अभी इन पॉलिसीज को बगैर डाटा के चलाया जा रहा है। 2021 में आप फिर नहीं कराना चाहते हैं। अब इसकी वजह से देखिए 3 से 4 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ये जनगणना की हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं अपने इस पूरे वक्तव्य का पहला हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। आपके क्वेश्चंस मैं लगातार ले रहा हूँ, राहुल सिंह जी और सारे लोग जो हैं, अमर यादव जी, आपके सवाल मैं देख रहा हूँ। और मैंने जैसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आप इस वीडियो को अभी तत्काल भी अगर शेयर कर लें तो और लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो जनगणना के आंकड़े के बगैर पॉलिसीज बन रही हैं। 2021 की जनगणना में फिर से कास्ट का कॉलम नहीं है, सिर्फ SC/ST से उनकी कास्ट पूछी जाएगी, अपर कास्ट से भी नहीं पूछी जाएगी। जिसको अपर कास्ट बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, जिसको जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या सुदामा कैटेगरी, जो भी नाम आप देना चाहें, उनसे भी नहीं पूछा जाएगा और ओबीसी से नहीं पूछा जाएगा। इस बीच में लेकिन लाइव स्टॉक सर्वे हो रहा है, मतलब मवेशियों का सर्वे हो रहा है, उनकी जनगणना हो रही है। भारत में आज की तारीख में कितने भैंस हैं, भारत सरकार से पूछें तो भारत सरकार बता देगी कि हमारे यहाँ जो 2019 का लाइव स्टॉक सर्वे है उसके हिसाब से हमारे पास हमारे देश में इतनी भैंस है, इतनी गाय हैं, इतने सुअर हैं, इतने घोड़े हैं। ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस देश में कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने ओबीसीज हैं, कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कुम्हार हैं, कितने मल्लाह हैं, जिसके आधार पर आपको पॉलिसीज बनानी है, उसका आंकड़ा नहीं है। तो ये आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर आप हैं। इसकी वजह से 3-4 जो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये मेरे वक्तव्य का दूसरा हिस्सा है। इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो लगातार खतरे में है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मामला हर समय जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये पूछता है कि आंकड़े कहाँ हैं ओबीसी से जुड़े हुए, आप इनको इतना आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो हर बार आपको आरक्षण बचाना पड़ता है। और लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं कहता है सरकार को कि कास्ट सेंसस करा लो, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में न्यायपालिका का किस तरह का चरित्र है और कॉलेजियम से किस तरह के जज आ रहे हैं। लगातार जो आपको भारत में जो सवर्ण जज हैं उनसे ये कोर्ट्स भरे पड़े हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वो हमेशा आपको ओबीसी का जो आरक्षण है इसको वो सवालों के दायरे में रखता है, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, बार बार आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी क्वेश्चन आया कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय हैं ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास आंकड़े हैं ना कुछ है, आप कैसे ओबीसी का आरक्षण दे सकते हैं। और इस वजह से वहां पर 5 या 6 जिलों में स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण इस समय रद्द है आज की तारीख में। ये इस तरह के सवाल आपको खड़े हो रहे हैं। पहला मामला तो ये है। दूसरा मामला जो दिक्कत आ रही है
वो कि भारत में कई सारी जातियां इस समय डिमांड कर रही हैं कि हमको ओबीसी के अंदर रखो, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी शिक्षा का स्तर नहीं है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमको आप आरक्षण दो। इस तरह के कई आंदोलन, जिसमें जाट आंदोलन है नॉर्थ इंडिया में, आपको इसमें पाटीदार का आंदोलन है गुजरात का, इसमें आपको कपू का आंदोलन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, इसमें मराठा आरक्षण है, आपका मराठा आरक्षण का सवाल है महाराष्ट्र का। ये सारी जातियां ये डिमांड कर रही हैं कि हमें ओबीसी का आरक्षण दो या आरक्षण दो कम से कम। लेकिन भारत सरकार इनको आरक्षण नहीं दे रही है और ये बता भी नहीं रही है कि आपको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। तब ये जातियां क्या करती हैं, ये जातियां फिर आंदोलन कर रही हैं, सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रही है। जब ये आंदोलन करती हैं तो सरकार फायरिंग कर देती है। जाट का आंदोलन हो, सरकार फायरिंग कर देगी, पाटीदार आंदोलन हो, सरकार फायरिंग कर देगी, मराठा आंदोलन हो, सरकार दमन कर देगी, लाठीचार्ज कर देगी। गुर्जर का आंदोलन हो कि भाई हमारा पिछड़ापन ज्यादा है, हमको एक स्पेशल आरक्षण मिलाओ, गुर्जर आंदोलन पर सरकार फायरिंग कर देगी। तो ये असल में जब आपके पास आंकड़े न हो, आपके पास फैक्ट न हो, आपके पास मराठा से जुड़े हुए आज की तारीख में अगर आंकड़े होते तो क्या होता है। भाई मराठा सरकार बताती कि देखो आप हो 30% महाराष्ट्र में और आप सरकारी नौकरी में हो इतने, आपका रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम आपको आरक्षण नहीं देंगे। क्या बताते कि देखो आपकी संख्या इतनी है लेकिन आप सरकारी नौकरी में काफ़ी कम हो, आपकी शिक्षा का भी स्तर बहुत कम है, हम आपको आरक्षण देते हैं। ये दोनों तरीके का फैसला तब होता जब आपके पास आंकड़े होते। आप जाटों को बताते कि भाई हाँ आप तो ठीक ठाक जमींदार माने जाते हो लेकिन सरकारी नौकरी में तो आप गायब हो, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, आप में सामाजिक पिछड़ापन भी है, इसकी वजह से हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। या कहते नहीं आपकी पर्याप्त सरकारी नौकरियां, आप शिक्षा में काफ़ी मजबूत हैं, आपके पास जमीन है, आपके पास पक्का मकान है, आपके आंकड़े ये हैं, ये दिस इज योर कास्ट एंड दिस इज योर अदर सोशियोलॉजिकल फिगर्स, दिस इज योर डाटा एंड वी आर गोइंग टू गिव यू और नॉट गोइंग टू गिव यू रिजर्वेशन। सो ये पॉलिसीज आपकी बन सकती हैं अगर आपके पास डाटा हो। इस वजह से पूरे देश में जाति युद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि सरकार के पास आंकड़े नहीं है। सरकार अपने एम्पेरिकल डाटा के बेसिस पे ये नहीं कहने की स्थिति में नहीं है कि आपको हम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे और उसका कारण बताने की स्थिति में नहीं। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या, सरकार ने ओबीसी एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर जब मंडल कमीशन के बाद से इमर्ज हुआ, इसको तोड़ने के लिए या और अच्छी नीयत भी हो सकती है, ओबीसी का बंटवारा करेंगे। ये सरकार ने फैसला किया 2017 में, मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन अनाउंस कर दिया कि हम एक कमीशन बनाएंगे। हाईकोर्ट के जज रोहिणी की अध्यक्षता में एक रोहिणी कमीशन बना दिया। अब रोहिणी कमीशन को ये फैसला करना था कि कौन सी जातियां जो ओबीसी की हैं उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल गया और उसको कम लाभ मिल गया, तो ज़्यादा मिल गया उसको आप एक अलग कैटेगरी में डाल के कम आरक्षण देके उनको समेटो, जिनको ज़्यादा लाभ मिल गया उनको अलग जगह समेटो और उनको भी थोड़ा कम हिस्सा दो, मतलब बिना अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो आप ओबीसीज को। अब ये ओबीसी कमीशन, इसको रोहिणी कमीशन को ये भी आर्टिकल 340 के तहत बना दिया गया। इसमें आपको बजाज साहब एक आरएसएस के नेता हैं, इन सबको शामिल करके आपने एक कमीशन बना दिया। अब इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी 6 महीने के अंदर में, लेकिन 6 महीने के अंदर में रिपोर्ट देते कहाँ से, इनके पास तो आंकड़ा था ही नहीं। तो इन्होंने फिर सर्वे कराना शुरू कर दिया। सरकारी दफ्तरों से आंकड़े तो उन्होंने सच्चे झूठे इकट्ठा कर लिए और उन्होंने एक रिपोर्ट बना भी ली। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में कुर्मी जो है उनको सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है और दक्षिण भारत में वो कलिगा और थेवर और कुछ जातियां हैं, उनका नाम लिया उन्होंने कि ये जातियां हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा है, यादवों के पास बहुत ज़्यादा आरक्षण आ गया है। तो अलग अलग उन्होंने शायद संभवतः कुशवाहा और स्वर्णकार इन जातियों के पास, और जो जिन राज्यों में जाट आरक्षण है जाटों को बहुत मिल गया है, इस तरह का उन्होंने एक रिपोर्ट मीडिया में लीक करा दी जो सारी मीडिया में छपी। फिर तो इसके आधार पर जातियों के बीच में आपस के झगड़े शुरू हो गए कि भाई आप तो भाई कुर्मी साहब आप तो बड़ा आरक्षण खा गए और वुक्कालिका साहब वुक्कालिका आप तो बड़ा आरक्षण खा गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन कोई आंकड़ा नहीं है। भाई ये भी तो संभव है कि कर्नाटक में वुक्कालिका बहुत बड़ी जाति है, 20% उनकी संख्या है और 20% वुक्कालिका ने अगर 18% नौकरियां खा भी ली, ले भी ली, तो कौन सा अत्याचार कर दिया। ये भी तो संभव है कि कुर्मी यादव या जो उत्तर प्रदेश या बाकी राजस्थान में जाटों की अच्छी खासी संख्या है और उनको उतनी संख्या के अनुपात में नौकरी मिली हो, ये भी तो संभव है। तो ये आंकड़े ना हो तो आप कहेंगे कैसे। भाई आपको इस समय इन जातियों का ना नंबर मालूम है, न इनके शिक्षा में स्तर मालूम है, न इनके सरकारी कर्मचारी कितने ये मालूम है। आप मनमाने तरीके से मोदी सरकार ने जाति युद्ध लगाने के लिए रोहिणी कमीशन बनाकर किस जाति ने ज्यादा खा लिया, किस जाति ने कम खा लिया, इसके आंकड़े जारी कर दिए और जातियों के अंदर में अविश्वास पैदा करा दिया। और जातियों को जैसे धर्म के आधार पर तो झगड़ा कराते हैं, दरअसल इन्होंने जातियों के अंदर ज्यादा झगड़ा पैदा कराए हैं मोदी सरकार ने। तो ये एक बड़ी समस्या तीसरी पैदा हो गई। तीसरी समस्या
चौथी समस्या, आपको इस समय ओबीसी को कितना संसाधन में हिस्सा दिया जाए ये आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इस पास के आंकड़े नहीं है कि ओबीसी के पास कितना बैंक खाते हैं, ओबीसी के ने बैंक में जमा कितने कराए और उनको लोन कितना मिला। मोटे तौर पर ये आंकड़ा है, अंदाजा है कि ओबीसी भारत में वो ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पैसा बैंक में डालता है और बैंक से जो लोन मिलता है उद्योग और व्यवसाय करने के लिए उसमें उनकी हिस्सेदारी 3 से 4% है। तो ओबीसी बैंक में पैसा तो डाल रहा है, जमा तो करा रहा है, उसको वापस मिल ही नहीं रहा है। बिजनेस कहां से करेगा ओबीसी? तो ये आंकड़ा अगर होता तो आज की तारीख में ओबीसी मांग लेता कि भाई हमें बैंक लोन दो, क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब आप विजय माल्या को आप पहले 3,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, फिर 5,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, 9,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, विदेश भाग जाता है, उसको आप लोन पे लोन दिए जा रहे हैं और ओबीसी के बिजनेसमैन को आप लोन तो दे नहीं रहे हो। तो ये डिमांड पैदा होती, क्योंकि ये अगर ओबीसी के आंकड़े होते, आंकड़े है ही नहीं। या ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? इस समय सिर्फ 300 स्कॉलरशिप मिलती है। केंद्र सरकार भारत में कम से कम 70 करोड़ ओबीसी के लिए सिर्फ 300 हायर एजुकेशन के लिए जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है 300 आपको स्कॉलरशिप देती है। भाई ओबीसी डिमांड कर सकता है कि भाई कम से कम 3 लाख दो स्कॉलरशिप, और हमको ओवरसीज के लिए तो आप स्कॉलरशिप ही नहीं देते हो। पढ़ने के लिए ओबीसी कितने जाते हैं इसका आंकड़ा ही नहीं है। और ओबीसी अगर 27% है तो 3 लाख अगर जाते हैं तो 60,000 बच्चों को आप स्कॉलरशिप दो, आप एक भी स्कॉलरशिप नहीं देते हो विदेश में पढ़ने के लिए। तो ये सारी डिमांड आएंगी वहां से जहां से ये डाटा होगा, तो ये डाटा ये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कास्ट का फिगर नहीं है, कास्ट का सेंसस आंकड़ा नहीं है। इवन ईडब्ल्यूएस के अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के अंदर में अगर 15 जातियां हैं तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जाति जो है वो लगभग आधा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खा जा रही है। जो अब आपको सिविल सर्विस वगैरह के जो नाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का सारा आरक्षण तो लगभग आधा आरक्षण तो एक जात खा जा रही है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपको उन जातियों का भी अगर आंकड़ा होता, कंप्रेहेंसिव कास्ट सेंसस होता, तो ये आंकड़ा भी आता, आप ईडब्ल्यूएस को भी 2 हिस्से में बांटते या 3 हिस्से में। तो ये सारे सवाल हल तभी होंगे जब कास्ट का क्वेश्चन आएगा, जाति का सवाल सेंसस में पूछा जाएगा। और इस जनगणना को किसी अलग सर्वे के जरिए नहीं, सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना के अंदर इंक्लूड कराया जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में जनगणना के सवाल पर बहुत बड़ी जागृति हो। इस बार ये सवाल उठना चाहिए कि अगर कास्ट की सेंसस आप नहीं करा रहे हैं तो जनगणना कर्मियों का हमारे घर में स्वागत नहीं है, आप करा लीजिए, गिन लीजिए जिनको गिनना है। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की स्टिकर बने और ये डिमांड हो। आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें, उनको कहें कि कास्ट सेंसस जब पिछली लोकसभा में आम सहमति थी, बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर लेफ्ट से लेकर सारी पार्टियां जिस पे सहमत थी, बीएसपी से लेकर एसपी और आरजेडी और डीएमके से लेकर एआईडीएमके और टीआरएस सब सहमत थी जिस सवाल पर, उस सवाल को क्यों नहीं सरकार हल कर पा रही है। इस सवाल को पूछा जाना चाहिए कि क्यों ये सारा जो मामला है आप कास्ट का सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं, क्या पता चल जाएगा? भाई यही तो पता चल जाएगा ना कि अपर कास्ट का रिसोर्स में ज़्यादा कब्जा है, क्या आज हमें नहीं मालूम है? मतलब ऐसी कोई बात है क्या कि जो हमें अब पता चल जाएगी? तो आप इस कास्ट सेंसस करा लीजिए। मतलब इससे क्या दिक्कत है? आप रिलीजन के आधार पर दंगे होते हैं, आप रिलीजन का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई कास्ट के आधार पर कम से कम दंगे तो नहीं होते ना। आपने लैंग्वेज के आधार पर इतने दंगे हुए, लैंग्वेज के आधार पर राज्य बन गए, राज्यों के अंदर इतने हिंसक आंदोलन हुए। लैंग्वेज तो आप गिनते हैं, हर आदमी से लैंग्वेज पूछते हैं। तो आप जब रिलीजन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको कास्ट का भी सेंसस कराना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, सारे न्याय पसंद लोगों के लिए, सारे कास्ट का क्वेश्चन पूछा जाए। आनंद पटेल साहब कह रहे हैं कि हम जनगणना का विरोध करेंगे। एक मुकेश सुमन पूछ रहे हैं कि मंडल कमीशन को क्रीमी लेयर के साथ क्यों लागू किया गया। एक बड़ा सवाल है, इस पर हम फिर से बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो ओबीसी का वो हिस्सा जो आरक्षण को बचाने के लिए लड़ सकता था, कोर्ट की लड़ाई लड़ सकता था, जो मजबूती से लागू करवा सकता था, उसी को इन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन से बाहर करा दिया है। अब आईआईएम में एडमिशन लेना है, ओबीसी को फीस में कोई छूट तो मिलनी नहीं है, 13 लाख की फीस है, क्रीमी लेयर को आपने आउट कर दिया, तो आईआईएम की सीटें भरेंगे कैसे? तो ये सारे सवाल असल में पूछे जाने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, डी कुमार साहब और अजय कुमार, डिम्पल साहब, बहुत सारे लोग अब जुड़े हैं और ये सारे लोग जनगणना के पक्ष में आमतौर पर अपनी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
ये एक कमल साहब कह रहे हैं कि काशीराम साहब मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, सही बात है। काशीराम साहब ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी मंडल कमीशन को लागू करने के लिए, और उन्होंने कम से कम 300 सभाएं की थी। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और आंकड़े हैं जिसको सबको समझने की ज़रूरत है, और सबका योगदान है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि कास्ट सेंसस के लिए सहमति ऐसे ही बन गई थी और मंडल कमीशन ऐसे ही लागू हो गया था। 69 ओबीसी शिक्षकों का की भर्ती का सवाल नरेंद्र सिंह साहब उठा रहे हैं कि ये घोटाला हुआ, और इसमें कम से कम मुझे जानकारी है कि इसमें 7 से 8 हज़ार ओबीसी शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली है यूपी में। ये बड़े सवाल हैं इसमें। तो रंजीत साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि ओबीसी में कुर्मी को आप कहाँ देखते हैं। बहुत कास्ट स्पेसिफिक मामला नहीं है, ये एक हर कास्ट से जुड़ा हुआ मामला है। किसी एक जाति को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जनगणना का सवाल असल में सिर्फ रिजर्वेशन का क्वेश्चन भी नहीं है, इसको बहुत असल में रिड्यूस करके देखा जा रहा है। जनगणना दरअसल 10 साल में आपके पास एक मौका है कि समाज और देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, इसके बाद आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से देश चलाओ। आप जनगणना ही नहीं करोगे तथ्यों के आधार पर। आप कल्पना कीजिए ना कि अमेरिका में एक सेंसस हो रहा है, और अमेरिका में सेंसस हो रहा है और कह रहा है कि ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स को तो गिन लेंगे लेकिन वाइट्स को नहीं गिनेंगे। मतलब ऐसी जनगणना हो सकती है क्या? मतलब अमेरिका ये किसी भी देश में ऐसी जनगणना हो सकती है क्या कि 2 कैटेगरी को हम गिनेंगे नहीं और इन 2 कैटेगरी को गिन लेंगे? मतलब किस यूरोपीय देश में आज की तारीख में ऐसी जनगणना हो सकती है कि इन कैटेगरीज को गिनेंगे और बाकी की गिनती करेंगे ही नहीं? तो ये असल में एक जो जनगणना का प्रश्न है, ये एक आंकड़ा जुटाने की एक्सरसाइज है, ये रिजर्वेशन की एक्सरसाइज नहीं है। इसके ये फॉल आउट हो सकते हैं, ये इसका रिपरकशन हो सकता है, ये इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसका ऑफसूट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है। इसके अलावा हजारों ऐसे सवाल हैं जो आंकड़ों से जुड़े हुए हैं, जो आंकड़ा इकट्ठा कर लेना चाहिए, फिर आप उसका चाहे जो करें। सरकार तो भाई ठीक है ना, आपके पास आंकड़े इकट्ठा हो गए थे अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने तो आरक्षण नहीं दिया ओबीसी को, तो आपके पास आंकड़े हों उसके बाद आप पॉलिसी बनाइए। तो ये दरअसल आपने सही बात है, एक सवाल पूछ रहे हैं अनीश राय साहब कि भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपको 10% देना है, ये 10% क्यों है, 9% क्यों नहीं है, 11% क्यों नहीं है? मतलब आपके पास कौन सा आंकड़ा था जिसके आधार पर आप ये 10% के फिगर पर हाउ यू रीच्ड एट दिस फिगर? What is the empirical data you had in your mind or whatever in your census or survey? क्यों 10% दिया आप? भाई हो सकता है 3% देना चाहिए था, या हो सकता है 15% देना था। मतलब आपने 10% क्यों दिया? उसके लिए आपके पास आंकड़े कहाँ थे? तो ये असल में एक बहुत मनमानी हुई है, और भारत में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सामाजिक अत्याचार हुआ है। इसको लेकर इस देश के खास करके पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को, जिसमें से हर में से आप जितने लोग देख रहे हैं, इनमें से मुझे लगता है कि हर आदमी की ये हैसियत है कि 400-500 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो जो भी सहमत है मेरे ख्याल से उनको इस बात को और इस डिबेट को, इस वीडियो को और तमाम इस तरह का और वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, मेरा नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बात होनी चाहिए, आदमी नाम का क्या कर लेगा मतलब। तो एनीवेज, तो ये मुझे मोटे तौर पर अपनी बात कहनी थी कास्ट सेंसस को लेकर, और आपने इतनी बड़ी संख्या में इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है कि इस बातचीत में साहू जी महाराज का हमने जिक्र किया, बाबा साहब का जिक्र किया, कांसीराम साहब का जिक्र किया, लालू यादव का जिक्र किया, ये सारे लोग, मुलायम सिंह यादव, इन सारे लोगों में अपनी अपनी कमियां खामियां भी रही होंगी, लेकिन इन सबका एक समय में ऐतिहासिक योगदान रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव सबके साथ ही कोई भी व्यक्ति बनता है, समग्रता में देखना चाहिए। रामविलास पासवान साहब उस समय कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी मुखर थे। तो ये सारे जो इतिहास के तथ्य हैं, आज की तारीख में गोपीनाथ मुंडे साहब नहीं हैं, बीजेपी में रहे, बहुत सारी नीतियों पर आपको उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत साहस के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, ये बहुत साहस का काम है। तो ये सारे लोग हमारे एक तरह से आगे टॉर्च लेकर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो उन सबको नमन करते हुए, याद करते हुए, गौतम बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध और फुले साहब को और सावित्री माई फुले और फातिमा शेख, इन सबको याद करते हुए मैं अपना वक्तव्य समेटता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने अपने जो बड़े आपके कुछ सवाल, मैंने बहुत ज़्यादा सवाल क्योंकि नहीं है, ज़्यादातर कमेंट्स हैं,
तो जैसे धर्मेंद्र कुमार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बड़े नेता इस पर क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, तो बड़े नेता हमेशा चुप्पी साधे नहीं रहते हैं। अगर होता तो कास्ट सेंसस का सवाल यहाँ तक नहीं पहुँचता। अलग अलग समय में उनकी चुप्पी है, उनकी तमाम तरह की मजबूरियाँ होंगी जिसके बारे में शायद हमें पता है, कुछ नहीं भी पता है। तो उनको सिर्फ एक खास समय में वो क्या एक्ट कर रहे हैं इसके हिसाब से पूरी तरह से किसी को खारिज कर देना, इतना मतलब अहंकार कम से कम मुझ में नहीं है कि मैं किसी नेता को सिर्फ उनके एक एक्ट के वजह से या उनके किसी खास समय में उनके एक आचरण की वजह से उस नेता के सारे जीवन काल को और उसमें किए हुए कार्य को रद्द कर दूं, खारिज कर दूं। इतना अहंकार मुझ में नहीं है, इतनी मेरी काबिलियत भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें और जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह तक पहुँचाएँ अगर वो इसको अपने यहाँ लगाना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार दोस्तों, शुक्रिया।